पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी, संकेत कमजोरी की तरफ बढ़ते हुए 42 अंक नीचे है निफ्टी। और कल रात अमेरिका में एक कमजोर सेशन रहा, आज एशियाई बाजारों में वैसा ही माहौल देखिए। हांगकांग के बाजार आधा % नीचे, निक्के 1% से ज्यादा नीचे, शंघाई 1.25% कमजोर। और अमेरिका में भी देखिए कमजोरी भले 70-80 पॉइंट की थी, लेकिन जब भारतीय बाजार कल बंद हुए थे तो डाउ फ्यूचर्स 60-70 पॉइंट ऊपर ट्रेड करे थे। उसके विपरीत डाउ फ्यूचर्स में कमजोरी के साथ क्लोजिंग होती दिखी, तो कुछ हद तक ये कमजोरी एक्सपेक्टेड नहीं थी, होती हुई दिखी है, तो उस पर रिएक्शन हो रहा है। आप देख सकते हैं एक बार एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा रिकवर करने की कोशिश भी करता हुआ दिखा, सिर्फ 10 पॉइंट नीचे रह गया था, लेकिन अब गिरावट बढ़ती हुई 40 पॉइंट के आसपास की। देखना ही होगा कि कल की तरह हम एसजीएक्स निफ्टी की तरह कम कमजोर खुलते हैं और उसके बाद गिरावट होती है, यह क्या होता है। आज पहली टिक आपकी स्क्रीन पर पॉजिटिव आती दिख रही है, सेंसेक्स पर 75 अंक ऊपर, निफ्टी पर 35 अंकों की तेजी दिख रही है। कितनी टिकेगी यह एक अलग सवाल, लेकिन मजबूत शुरुआत होने के संकेत प्री ओपनिंग सेशन की पहली टिक पर आते हुए दिख रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। रुपए की चाल पर नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर रुपए की शुरुआत होती दिख रही है, रुपए में कमजोर शुरुआत और 64 के लेवल के बेहद करीब पहुंचने की कोशिश अब फिर से रुपए की होती दिख रही है। 63.54 कल का लेवल था क्लोजिंग, और आज हमने शुरुआत की है लगभग 24 पैसा कमजोरी के साथ। आज रुपए में 63.78 के लेवल पर क्लोजिंग होती दिख रही है। निफ्टी पर जो स्टॉक्स एक्शन में कमजोर रुपए का असर, एक्सेल टेक पर 4.5% मजबूत, भारतीय एयरटेल कल की मजबूती को आगे बढ़ा था और 2.5% ऊपर, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक जैसे दिग्गजों में थोड़ी खरीदारी, लेकिन ये सिर्फ शुरुआती कारोबार के संकेत है। देखेंगे किन लेवल्स पर बाजार सेटल होता है प्री ओपनिंग सेशन में। एक्सपर्ट से राय लेते हैं कुछ और स्टॉक्स पर। एसकेएस माइक्रो, मॉर्गन स्टैनली ने कल 7 लाख शेयरों की बिकवाली की, और इंटरेस्टिंग बात ये दिख रही देवांग की नतीजे को पहले स्टॉक कमजोर हुआ, नतीजे इतने मजबूत नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक में एक शॉर्ट कवरिंग आई। शायद उस दिन बाजार भी 500 पॉइंट ऊपर था, लेकिन फिर जो गिरावट होती दिख रही है। अब मॉर्गन स्टैनली ने कल 7 लाख शेयर बेचे। क्या लगता है इस स्टॉक पर क्या करना चाहिए? बहुत बड़ा हुआ है, प्रॉफिट बुक करें, निकल जाएं, या गिरावट में खरीदारी करेंगे? आई थिंक अनिल जी, जैसे आपने ठीक कहा, ये स्टॉक बहुत बड़ा हुआ स्टॉक था और आई थिंक कंसेंसस तब इस पे बाय हो गया था। अराउंड 250-300 रुपए से लोग इस पे बाय रिपोर्ट्स जारी कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि बहुत अहेड रन अप हो चुका है ऑफ एक्सपेक्टेशंस, और हमें लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का वेव और जारी रहेगा। और जिस तरह से मार्केट का थोड़ा रुझान खराब हो गया है, मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक जो बहुत रन अप हुए हैं ड्यू टू गुड नंबर्स इन द लास्ट क्वार्टर्स, बट ये नंबर में डिलीवर नहीं किया ये क्वार्टर में, उसमें थोड़ा सेल ऑफ और इंटेंसिफाई हो सकता है। तो आई थिंक दिस इज अगेन अ वेरी लिक्विड स्टॉक जिसमें काफी ट्रेडर्स भी पोजीशन लेते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए। यहाँ से 10-15% का करेक्शन अगर आए तो नेचुरली अगेन ये बाय कैंडिडेट बनता है ऑन द बैक ऑफ गुड वैल्यूएशंस, डिसेंट वैल्यूएशंस, बट एक बार के लिए आई थिंक थोड़ा कॉशियस होना चाहिए। तो थोड़ा सा मुनाफा वसूली की जा सकती है इस काउंटर में, और दोबारा इनिशियल लेवल्स पर सोचा जा सकता है। कुछ काउंटर्स जो वायदे बाजार का हिस्सा बनेंगे, कल याद रखिए यहाँ पर लिस्ट में ट्यूब इंडस्ट्रीज, अजंता फार्मा जैसे कंपनियों के नाम आए थे, उन काउंटर्स में खरीदारी देखने को मिली थी। आज ऑफ कोर्स रेडार पर कुछ और नए एडिशंस होंगे, जिसमें पेज, एसआरएफ, बजाज फाइनेंस, सीएट, पिडिलाइट, कैस्ट्रॉल और महाराजा बैटरी शामिल है। महाराजा और सीएट, रजत, इन दोनों पर आपकी क्या राय रहेगी? क्या आज खरीदारी के लिए एकदम राइप है ये काउंटर्स? देखिए, ये एफएनओ में आ रहा है बोल के आप खरीदारी करेंगे, लेकिन इसमें जो संकेत है टेक्निकली वो उतना कुछ खास अच्छा नहीं है। 850 के ऊपर में अगर सस्टेन कर पाएगा हमारा राजा, तब जाके ये एक्चुअली टेक्निकली बाय बनता है। फिलहाल करंट लेवल पे खरीदारी करने के बाद में 820 से 830 के बीच में फिर सप्लाई आके ये नीचे चला जाएगा, तो हो सकता है जो पिछले दिनों में लो बना है उससे भी नीचे जा सकता है। तो मैं इसमें कोई बाइंग का सलाह इसलिए नहीं देना चाहता हूँ। सीएट अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को कल टेस्ट किया है, पिछले दिनों में 5-6 दिन पहले भी टेस्ट किया, कल भी टेस्ट किया। आज ये देखना चाहिए, ये जिस काउंटर ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में है और वो बेयरिश फ्लैग तोड़ के नीचे जाने की चेष्टा कर रहा है, उसमें आपने रास्ता बना दिया कि उसमें नया पोजीशन ली जाए, तो उसमें लोग ज्यादातर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेगा, ऐसे ही मुझको समझ में आ रहा है। तो इसीलिए 700 कल का जो लो है 738, उसके नीचे जाते इसको बेचना चाहिए। देवांग, ये जो सारे स्टॉक्स ऐड होने हैं, सारे के सारे बड़ी वैल्यू वाले हैं। एक पेज इंडस्ट्री 14,000, 4,500 का भाव, बजाज फाइनेंस 700-800 वाले तो 3-4 हैं, सीएट वगैरह। ये तो एक बात ये भी तो होती है कि जो स्टॉक्स ये कैश मार्केट के और वायदा कारोबार में आएंगे, तो यहाँ पे शॉर्ट करने का भी तो मौका बनता है। तो फिर इसमें क्या पेज इंडस्ट्री जैसे स्टॉक जो 80-80 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पर ट्रेड करते हैं, उन्हें शॉर्ट भी करेंगे?
आई थिंक जैसे आपने कहा, मेरे ख्याल से ये बड़े जो स्टॉक्स होते हैं नॉर्मली थोड़े से इलिक्विड होते हैं और उसमें नॉर्मली रिटेल इन्वेस्टर वगैरह पोजीशंस बहुत ज्यादा नहीं बनाता है। तो जैसे आपने कहा एमआरएफ है, आयशर मोटर्स है, इन सब का ही एक तो आपका पी एक्सपेंशन हुआ है और मार्केट कैप एक्सपेंशन नेचुरली हुआ है। तो ये जो भी स्टॉक्स आपने कहा ये तो हाई वैल्यू वाले स्टॉक है जहां पे नॉर्मली कोई एक्सपोजर नहीं लेता है। तो यहाँ पे इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा ये इतने अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स है कि यहाँ पे अगर आप और ज्यादा इसमें अगर सट्टा होगा तो दोनों तरफ की मूवमेंट्स आ सकती है और वॉलेटाइल बन सकती है ये स्टॉक। हालांकि फंडामेंटली जो भी स्टॉक्स देख रहा था सबने लास्ट 6 से 9 महीने में अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर आप बजाज फाइनेंस देखे या पेज इंडस्ट्रीज देखे, पिडिलाइट देखे, अमर राजा, ये सब जनरली अच्छे फंडामेंटली अच्छा काम किया इसलिए एफएनओ में, एग्जैक्टली अच्छा काम किया इसलिए एफएनओ में आया। बट यहाँ पे आके अगेन इसमें वॉलेटिलिटी मिल जाएगी जो एज अ फंडामेंटल इन्वेस्टर मुझे पसंद नहीं आती है। सो इट्स अ डिफिकल्ट कॉल टू टेक, बट कुछ स्टॉक्स अच्छे भी है मेरे हिसाब से जिनको एक पॉजिटिव मोमेंटम मिल सकता है आजकल। ओके, तो ये देखना होगा। अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स हैं वहां पर थोड़ी सी लिक्विडिटी बढ़ती हुई दिखे, इस तरह का रुझान होगा। देखेंगे जब 29 में कोई स्टॉक्स फिर से वायदा कारोबार में ट्रेड करना शुरू करेंगे। लेकिन रुपए पर डालिए नजर, यहाँ पर 2015 के इस साल के लोएस्ट लेवल पर रुपया आता हुआ दिख रहा है। 63.78 पे हमने शुरुआत की थी, 1/4% की कमजोरी, 64 के लेवल के बेहद करीब पहुंचता हुआ रुपया। और हमारे साथ हैं इस वक्त इंडिया फॉरेक्स के सीईओ अभिषेक गोयनका। अभिषेक, क्या बड़ी वजह समझते हैं आप इस कमजोरी की रुपए में? आई थिंक इस समय जो हमारे रुपए के लिए जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं वो इस समय सभी कुछ नेगेटिव हो गए हैं। क्रूड ऊपर जा रहा है, डेट और इक्विटी मार्केट से कंटिन्यूस पैसा निकल रहा है। साथ ही साथ हमारे जो डॉलर इंडेक्स अगर आप देखें तो डॉलर इंडेक्स 94.20 के नजदीक चल रहा है, उसके बावजूद भी रुपया वीक चल रहा है। तो डेफिनेटली ये जो कंसिस्टेंटली जो इंडिया में नेगेटिव फैक्टर्स चल रहे हैं, जो मैट की आज जो टैक्स की इश्यूज आई है और डेट इक्विटी से पैसा निकल रहा है, क्रूड ऊपर जा रहा है, ये सब चीजें पहले फेवरेबल थी। तो इस कारण से अभी इस समय रुपए में प्रेशर बरकरार रहेगा और चार्ट्स में भी इस समय रुपया पे थोड़ी वीकनेस नजर आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि भाई टाइम पे 63.5 वगैरह का सपोर्ट मार्केट में आ सकता है, बट ओवरऑल मार्केट में 64, 64.5, 65 तक के लेवल्स भी हमें नजर आ सकते हैं आने वाले समय में। अभिषेक, क्या हमने किसी तरह का इंटरवेंशन आरबीआई की ओर से देखा है अब तक, जिस तरह से धीरे धीरे करके वीकनेस आई है रुपए में, या फिर आप एंटिसिपेट कर रहे हैं जैसे हम 64 के करीब जाएंगे तब शायद आरबीआई ज्यादा एक्टिव रहेगा? देखिए 63.90 के लेवल जैसे आपने कहा कि बहुत क्रूशियल लेवल है, जब तक वो लेवल्स नहीं टूटते हैं तब तक रुपया 62 to 64 के रेंज में है। बट डेफिनेटली सेलिंग आती है, एक्सपोर्टर्स की भी सेलिंग आती है, थोड़ी बहुत आरबीआई की इंटरवेंशन भी आती है। बट ये भी हमें समझना होगा कि इस समय एक्सपोर्ट्स के जो सिचुएशन है इंडिया में, बहुत ही ज्यादा एक्सपोर्ट्स गिरे हुए हैं। तो आरबीआई भी चाहती है कहीं ना कहीं कि भाई रुपया थोड़ा वीक रहे, चाहे वो स्लो डेप्रिसिएशन रहे। तो 64-65 के लेवल्स आएंगे तो हमारे एक्सपोर्टर्स को भी थोड़ी बेनिफिट रहेगी और थोड़ी फ्रीजर मिलेगी। तो आई डोंट थिंक कि वो बहुत ज्यादा रुपए को प्रोटेक्ट करेंगे। येस, इंट्राडे वोलेटिलिटी के लिए जरूर वो इंटरवेंशन करेंगे थोड़ा बहुत। इस बीच यहाँ पर बॉन्ड मार्केट का जो एक्शन फिर से काफी एक्टिव हुआ है, क्या उसका भी इम्पैक्ट करेंसी पर पड़ रहा है? क्योंकि हमने देखा है यील्ड्स भी काफी ज्यादा हरकत देखने को मिली है पिछले 2-3 सत्रों में। नहीं, सही बात है, बिकॉज चारों तरफ अगर आप देखें जैसे डेट एंड इक्विटी मार्केट से पैसा निकल रहा है, बॉन्ड यील्ड्स भी बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली उसकी इम्पैक्ट पड़ती है। तो ये सब एक साथ में ही नेगेटिविटी क्रिएट करती है मार्केट में, जिस कारण से रुपए में भी मोमेंटम है। शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी के लिए। तो अभिषेक गोयनका कह रहे हैं कि आगे कुछ और वीकनेस के लिए आप तैयार रहिएगा। 63.90 एक अहम लेवल है, होपफुली वहां पर ज्यादा इंटरवेंशन आरबीआई की ओर से आए ताकि रुपए में और कमजोरी ना आ पाए। लेकिन जो वर्ल्ड ओवर हमने देखा है बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं, भारत में भी यही स्थिति देखने को मिली है, उसका भी इम्पैक्ट करेंसी मार्केट्स पर काफी ज्यादा पड़ता हुआ दिखाई दिया है। तो ये फिलहाल रुपए की चाल जिस पर आज नजरें रहेंगी, देखेंगे क्या रुपया इन लेवल्स को सस्टेन करता है या फिर यहां से और कमजोरी की ओर अपनी चाल बढ़ाता है। स्टॉक्स पर वापस लौटे तो यहां पर क्लियरली रुपये का सीधा कनेक्शन टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ आता है। देवांग, एक अपॉर्चुनिटी है क्या इन टेक कंपनी में खरीदारी करने की, या फिर इस पॉजिटिव को हम इग्नोर करें और जो ओवरऑल प्रेशर्स रहे हैं कि आउटलुक थोड़ा बहुत सबड्यूड है, गाइडेंस इन कंपनियों का अच्छा नहीं आया है, उसका ज्यादा इम्पैक्ट रहेगा? आई थिंक आफ्टर सीइंग द रिजल्ट्स ऑफ ऑल द 4 बिग कंपनीज, अगर आप देखें टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल टेक को, तो ये आई थिंक कंक्लूजन आता है कि टीसीएस अब शायद टीसीएस और इन्फोसिस के बीच का जो वैल्यूएशन गैप नैरो हो गया था, शायद वो वापस टीसीएस को एक मिल सकता है, क्योंकि एक ही कंपनी है जो हैंड्स डाउन बात कर रही है कि नेस्कॉम की गाइडेंस को भी शायद ये बीट कर सकती है। तो मुझे लग रहा है एक कॉन्ट्रा कॉल के हिसाब से जिस तरह से आपका करेंसी भी वीकन हो रहा है और अगर ग्लोबल सिचुएशन धीरे धीरे सुधरती है तो आई थिंक टीसीएस मेरे हिसाब से इतना बड़ा
अंडर परफॉर्मेंस किया ये स्टॉक ने, दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग एंड बाइंग टीसीएस। अगेन एक इंडेक्स स्टॉक है जहां काफी डर कम है आपको, अगर मार्केट बाउंस बैक करता है तो देयर इज नो रीजन व्हाई टीसीएस वुड नॉट बाउंस बैक। तो आई थिंक ये एक स्टॉक आपको धीरे धीरे जमा करना चाहिए। ओके रजत, एक स्टॉक आप ही के कोलकाता का श्रेय इंफ्रा, और यहाँ पर खबरें फिर से एक बार आती हुई दिख रही कि व्योम में जो इनकी 18% हिस्सेदारी है वो बेचने के लिए बातचीत कर रहे हैं। काफी लंबे समय से बार बार ये खबरें आती है और फाइनली कब होगी ये तो पता नहीं। तो श्रेय इंफ्रा पर आपका क्या व्यू बनता है, क्या कोई बाउंस बैक के आसार है, क्या करना चाहिए? जी, इसमें खास कोई बाउंस बैक का इंडिकेशन एटलीस्ट टेक्निकल चार्ट्स में नहीं है। पिछले मार्च के महीना में और फरवरी के अंत में कुछ बाइंग हुआ था, वो जो बजट के टाइम पे, उसके बाद में एकदम ठंडा पड़ गया और ये 40 के आसपास जो सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है, कोई कारण से ये टूट जाए तो ये जो इस कैलेंडर ईयर का जो लो है फरवरी में बना था 36 रुपये 80 पैसा, वो भी तोड़ दे सकता है। इसमें आप जो 200 डे मूविंग एवरेज 4340 पे है और वहां से लेके 4450 ये रेंज इसके लिए काफी महत्वपूर्ण सप्लाई जोन है। जब तक इसको पार करके ऊपर नहीं चलेगा तब तक इसमें कोई खास बाइंग होगा और वो सस्टेनेबल होगा ऐसा उम्मीद नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट टेक्निकली इट्स नॉट एनी वे अट्रैक्टिव टू बाय। सही क्यों बाय करेंगे, इतना ब्लू चिप इतना नीचे आ रहा है तो उसमें जरूरी नहीं है, आराम से अगर आप कंफर्टेबल है, कॉन्फिडेंस है तो ही लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बाय करिए, आपको अच्छा लगे तो ही लीजिएगा। एक और काउंटर जहां पर प्री ओपन सेशन में तेजी के संकेत मिले हैं, प्रेस्टीज एस्टेट्स। रजत, अगर इसके चार्ट आप देख सकें, क्योंकि यहाँ पर प्री सेल वॉल्यूम पिकअप के संकेत कंपनी को साफ तौर से मिले हैं। ओवरऑल वैल्यू ऑफ प्री सेल्स 34% से बढ़ रही है। क्या और एक्शन आएगा टेक्निकल चार्ट्स पर, क्या वो संकेत मिले? क्योंकि कल रियल एस्टेट में काफी वीकनेस थी, काफी धुलाई हुई थी इस पूरे पैक की। रियल एस्टेट में वीकनेस था, उसके बावजूद भी ये ऊपर की तरफ चला है। एकदम टॉप में तो सस्टेन नहीं किया, बंद किया है 256 रुपया 60 पैसा में। बट हर्षदा इसमें 260 से लेकर 280 इस बीच में जितना पिटाई इसका होता है, कभी भी वहां पहुंचता है फिर सप्लाई आ जाता है, तो वो सप्लाई पार कर ले तब इसमें कुछ खास मूवमेंट की उम्मीद करना चाहिए। बट डेफिनेटली मच बेटर देन लॉट ऑफ अदर रियल एस्टेट स्टॉक्स। शॉर्ट टर्म ट्रेंड इज अप, वो सब ठीक है, लेकिन खरीदारी करेंगे या नहीं वो थोड़ी अलग बात होता है। हाँ सिद्धार्थ, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों पर राय लेना चाहता हूँ। कल गिरावट में काफी आगे रहे और क्रूड के दाम जरूर स्थिर हुए हैं $68 के आसपास, लेकिन रुपए में थोड़ी कमजोरी और बढ़ी। क्या कुछ और शॉर्ट्स करने के मौके हैं या फिर गिरावट में कोई स्टॉक आप खरीदारी करना चाहते हैं वायदा कारोबार में? दो सेक्टर है जहां पे इस गिरावट में भी हम खरीदारी करेंगे, आईटी और ऑयल एंड गैस। लेकिन मैं ओएमसी को स्किप करूंगा, थोड़ा प्रेशर रह सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहिए, थोड़ा करेक्शन आ सकता है। लेकिन एक स्टॉक जहां पे हम, दो स्टॉक इनफैक्ट जहां पे हम एग्रेसिवली लॉन्ग सजेस्ट कर रहे हैं लोगों को डिस्पाइट रिसेंट रनअप इज ओएनजीसी एंड रिलायंस। मुझे नहीं लगता है रिलायंस में बहुत ज्यादा डाउनसाइड है फ्रॉम करंट लेवल्स, एंड ओएनजीसी में हमने देखा है कि सिग्निफिकेंट फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग पोजीशन हो रही है, सिग्निफिकेंट कैश बेस्ड बाइंग हुई है। तो अपार्ट फ्रॉम आईटी मुझे लगता है कि अगर बाय ओनली फंड्स जिनको अगर ये वोलेटिलिटी में अगर हाइड करना हो तो ये कुछ स्टॉक्स हो सकते हैं ऑयल एंड गैस में से, जो कि लार्ज कैप्स इंडेक्स स्टॉक्स हैं जहां पे बाइंग आ सकती है और आ भी रही है। तो ये सजेस्ट करेंगे। डिस्क्लोजर की हमने हमारे क्लाइंट्स को सजेस्ट किए इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग पोजीशंस बनाने के लिए। शेमारू इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट रजत, इसके चार्ट्स देखकर बताएं। स्टॉक 5% ऊपर है प्री ओपनिंग सेशन में, कल बाजार बंद होने के बाद बेहद शानदार परफॉर्मेंस दिए, नंबर्स काफी अच्छे हैं। नया लिस्टिंग वाला प्लेयर है, हालांकि वैसे तो वक्त हो चुका है, लेकिन जो नतीजा है मुनाफा 80% बढ़ा है और आय 65% बढ़ी है। जब सारी कंपनियां खराब नतीजे दे रही है, इस वक्त एक अच्छा प्रदर्शन किया है। 203 रुपए पर स्टॉक प्री ओपनिंग सेशन में, क्या करना चाहिए? देखिए, इस काउंटर का चार्ट जो है वो ये बता रहा है कि ऊपर की तरफ मूवमेंट हो सकता है, लेकिन कल का देखिए, कल आप बोल सकते हैं कि पूरी बाजार जब नेगेटिव सेंटीमेंट में था तो ये ऊपर से नीचे तो बंद करेगा, ये वो अपना लो के आसपास बंद दिया है। बट आज के दिन 190 के नीचे अगर नहीं जाता है तो फिर कल की जो हाई था 211 रुपया 90 पैसा, उसको एक बार दोबारा टेस्ट करने की चेष्टा तो कर सकता है इन दिनों में। बट वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन, अनिल जी बुरा मत मानिएगा, आप भी मीडिया से ही है,
ये मीडिया स्टॉक जो है ना, ये बुल मार्केट वाला स्टॉक है। ये अच्छी बाइंग होगा, बाजार में लिक्विडिटी है, मीडिया स्टॉक में आप राइड कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। ये बुल मार्केट नहीं रहेगा तो ये गाड़ी कभी भी चलना बंद कर देगा, वो किसी को पता ही नहीं चलेगा, बैठ जाएंगे आप उसको लेके। रजत, अगली बार ना एक्सपोजर अभी मत लीजिए। अगली बार जब मुझे स्टॉक्स मिलेंगे तो उन्हें एक्सरसाइज करना है या नहीं करना, उससे पहले आपसे राय मैं जरूर लूंगा। लेकिन फिलहाल बाजार के खुलने की तैयारी होती है दिख रही है। 15 सेकंड बचे हैं, वहां पर मैं एक बार फोकस करूंगा। इस बीच प्री ओपनिंग सेशन में संकेत काफी इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं, जहां सेंसेक्स सिर्फ 4 अंकों पर खुलने के संकेत दे रहा है, लेकिन निफ्टी में 20 अंकों की कमजोरी है। लेकिन एक बात साफ है, कमजोरी उतनी नहीं है जितनी की प्री ओपनिंग एसजीएक्स निफ्टी से दिख रही थी। तो देखना होगा किस तरह से भारतीय बाजार प्रदर्शन करते हैं आज शुरुआती कारोबार में। पहली चीज आपकी स्क्रीन पर आती हुई इस वक्त सेंसेक्स और निफ्टी पर शुरुआत कमजोरी के साथ, निफ्टी पर 20 अंक नीचे, 30 अंक नीचे अब निफ्टी है, और सेंसेक्स 70 अंक नीचे खुलता हुआ दिख रहा है। एक्सिस बैंक टॉप लूजर 1.5% के नुकसान के साथ, यस बैंक, एसबीआई, इंडसइंड बैंक यानी कि बैंकिंग शेयर बैंक निफ्टी लीड करता हुआ फिर से आज कमजोरी को। गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1.5% कमजोर है, महिंद्रा में 1.5% के आसपास का नुकसान इस वक्त आपको नजर आएगा। तो ये है कमजोरी, और कमजोरी बढ़ती हुई 150 अंक नीचे, सेंसेक्स 50 अंकों का नुकसान निफ्टी पर। कल के लोज को तोड़ता हुआ निफ्टी 8050 के नीचे जाता हुआ, तो गिरावट का माहौल आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये साफ संकेत है। इस वक्त एशियन पेंट्स 2% नीचे, अल्ट्राटेक सीमेंट, ऐसे स्टॉक्स अब लीड कर रहे हैं कमजोरी को, जिनमें जनरली आप बाजार के मूवमेंट से इंसुलेटेड मानते हैं कि इन पर फर्क नहीं पड़ेगा, वहीं से गिरावट बढ़ती हुई दिख रही है अब। लेकिन बैंकिंग शेयर, इसमें कोई डाउट नहीं, आज फिर से लीड करते हुए। बैंक निफ्टी को देखिए, 1% का बड़ा कट बैंक निफ्टी में आज सुबह सुबह ही आता हुआ दिख रहा है। एचसीएल टेक, केन इंडिया, हरे निशान में 2 स्टॉक खुले हैं, कोई खास उनमें एक्शन है नहीं। आइए अब वायदा कारोबार की तरफ। यूनाइटेड ब्रूअरीज, यहां पर एनएसई की तरफ से जो खबरें आई है कि यूनाइटेड स्पिरिट्स की जो उन्होंने कुछ पेपर्स हैं वो सार्वजनिक करने को कहा, जो प्रोब हुई है उसके बाद स्टॉक में तेज गिरावट 4% की। जेएसपीएल, यहां पर भी खबरें नेगेटिव, 22 मई को सुनवाई होगी, सम्मन दिया गया है नवीन जिंदल को, इसके बाद स्टॉक में 4% का नुकसान। जेएसडब्ल्यू एनर्जी कमजोर है, अशोक लेलैंड, पेट्रोनेट एलएनजी, वोकहार्ड जैसे स्टॉक, वोकहार्ड, एसकेएस माइक्रो, दोनों ही स्टॉक आज कमजोर शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं आज के सेशन की। तो ये स्टॉक्स हैं एक्शन में। पॉजिटिव साइड पर कुछ खास नहीं है, एक टीसीएस जरूर है जो आधा % की मजबूती देने की कोशिश करता है, लेकिन अब भी 100 अंक नीचे है। सेंसेक्स और निफ्टी पर नुकसान 40 अंकों का, 8050 के लेवल पर इस वक्त निफ्टी आता हुआ दिख रहा है। आज का लो 8045 का है, निफ्टी पर तो लोस पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, और तेज गिरावट के साथ एसजीएक्स निफ्टी की तर्ज पर बाजार खुलते हुए दिख रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर कमजोर है, बैंक निफ्टी कमजोर है। हर्षदा, कहां एक्शन दिख रहा है? मिड कैप इंडेक्स भी अब लगभग 100 पॉइंट नीचे, स्मॉल कैप इंडेक्स भी आपके लिए हासिल करेंगे क्योंकि वहां पर भी कल काफी पिटाई हुई थी, उसमें इतनी ज्यादा गिरावट नहीं देखने को मिली। ओपनिंग ट्रेड में 32 अंकों की ही गिरावट इस समय देखी जा रही है। यूनाइटेड ब्रूअरीज, जैसे यूएसएल की हमने बात की, यूनाइटेड ब्रूअरीज का शेयर भी करीब 3% नीचे है। सिंटेक्स आज नंबर्स आएंगे, उससे पहले देखिए सेल ऑफ आ चुका है, 3% की गिरावट के साथ ट्रेड बनता हुआ। डाबर 3% नीचे, गुजरात गैस 2% नीचे, बीईएल ये इनफैक्ट वायदे बाजार का हिस्सा बनेगा 29 मई से, 2% की गिरावट देखने को मिल रही। इरोस इंटरनेशनल कल करीब 3-4% टूटा था सलमान खान की गिरफ्तारी की खबर पर, आज 2.5% की गिरावट आज फिर देखने को मिल रही है। पासना डेवलपर्स 2% की कमजोरी के साथ खुला है। टीटागढ़ वैगन्स में 2% का नुकसान, बॉश जैसे काउंटर्स में 2% का डाउनसाइड। इंडिया सीमेंट भी लगभग 2% नीचे खुलता हुआ। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में भी लगभग 2% तक की गिरावट हुई। 2% इज द मिनिमम फॉल, और कुछ काउंटर्स हैं वोकहार्ड जैसे, यूनाइटेड ब्रूअरीज जैसे, जहां पर 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। बिकवाली अब और बढ़ती हुई, फ्यूचर रिटेल करीब 2.5% के नुकसान के साथ ट्रेड कर रहा है। टाटा स्पंजे वो क्लियर कट कैंडिडेट्स है जहां पर हर रोज बिकवाली आती हुई दिखाई दे रही है। जेके टायर 2% के नुकसान के साथ ट्रेड करता हुआ। स्ट्राइड जाको लैब भी आज काफी नुकसान में, 2.5% का नुकसान इधर देखने को मिला है। फिलिप्स कार्बन ब्लैक नतीजे कल आए, स्टॉक 6% नीचे खुला है, अब 4% 5% की गिरावट। स्पाइस जेट में एक हैवी सेल फिगर आता हुआ, 2.5% के नुकसान के साथ लगभग अब 3% नीचे वो काउंटर ट्रेड करता हुआ। तो इन काउंटर्स में हम देख रहे हैं सेल साइड की पोजीशंस काफी ज्यादा एक्टिव होती हुई दिखाई दी है। आरपीजी, लाइफ हो, अजंता फार्मा जैसे काउंटर्स, अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक्स, साशून फार्मा, एमटेक ऑटो, जुबलेंट इंडस्ट्रीज। जुबलेंट में यहां पर इस पूरे हफ्ते अब तक हमने देखा है करीब 17-18% की तेजी आई, लेकिन अब ये काउंटर भी करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया है। वायदे बाजार में जो ये नए स्टॉक्स ऐड होंगे उनमें क्या हाल है? अमर राजा बैटरीज थोड़ी बहुत तेजी में है, 0.5% ऊपर, लेकिन सीएट गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार। बजाज फाइनेंस के स्टॉक में एकदम फ्लैट कारोबार, पेज इंडस्ट्रीज एकदम फ्लैट है। कुछ तेजी वाले काउंटर्स पर अब एक नजर डाल लेते हैं कि थोड़ा बहुत एक्शन कहां पर बढ़ रहा है। आलोक इंडस्ट्रीज जैसे काउंटर्स, मुझे पता नहीं ये पेनी स्टॉक्स में इतनी एक्टिविटी क्यों फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप देखिए 4-5 टॉप परसेंटेज
चेंज वाले काउंटर्स वो तमाम पेनी स्टॉक्स है, तो यहां पर सावधान होने की बहुत बहुत जरूरत है निवेशकों को या ट्रेडर्स को भी। गति में 1% की तेजी आती हुई, गोदरेज प्रॉपर्टीज में थोड़ी बहुत खरीदारी आ रही है। आरकॉम, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, मैकडॉवेल होल्डिंग, ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर हमने देखा है स्थिति थोड़ी सी बेहतर बनती हुई दिखाई दी है। नंबर्स के लिहाज से केसी इंटरनेशनल, फोर्स मोटर्स भी आपके लिए हाजिर करते हैं, वहां पर नंबर्स अच्छे रहे हैं। केसी इंटरनेशनल 5.5% ऊपर, फोर्स मोटर्स में 4% की बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल इंडेक्स पर ज्यादा बिकवाली के सौदे आज देखने को मिल रहे हैं। और नंबर्स के दम पर शेमारू एंटरटेनमेंट 5% ऊपर है, त्रिवेणी टर्बाइन 5% ऊपर है, जीआईसी हाउसिंग ने नंबर्स ठीक ठाक दिए हैं और 1% के आसपास मजबूती के साथ शुरुआत की है। ग्रीव्स कॉटन 5% नीचे खुलता हुआ दिखा है, बेहद कमजोर नतीजे ग्रीव्स कॉटन के आते हुए दिखे हैं और स्टॉक पर 5% की मार पड़ती हुई दिख रही है। तो ये एक्शन नंबर्स के दम पर। कुछ और स्टॉक्स में टेलीकॉम स्टॉक्स एक्शन में दिख रहे हैं पॉजिटिव साइड पर। आरकॉम, भारती, आइडिया, तीनों ही स्टॉक आज हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो ये एक स्पेस है जिस पर नजर रखिए, मजबूती के लिहाज से एक्शन यहां पर होता हुआ दिख रहा है और कमजोरी के लिहाज से साफ तौर पर ट्रेडर्स के पसंदीदा हाई बीटा स्टॉक्स ही कमजोर होते हुए दिख रहे हैं बैंक्स के अलावा। हमारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ, रजत बोस, देवांग मेहता और सिद्धार्थ भामरे। सिद्धार्थ, 8055, 8060 पर है स्पॉट निफ्टी, क्या ट्रेड लिया जाए अगर इंट्राडे कोई करना हो तो? लॉन्ग डेफिनेटली नहीं करेंगे अनिल जी। बाउंस बैक अगर आता है वो भी नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। अगर जिस तरह से हमने फॉल देखा है तो 50-60 पॉइंट का बाउंस बैक आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अगर 8120 के आसपास जो मुझे लगता है कि नया रेजिस्टेंस होएगा मार्केट को एटलीस्ट इंट्राडे बेसिस पे, अगर वहां पे अगर मार्केट दिखता है तो इंट्राडे ट्रेडर शॉर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट साइकोलॉजिकली अराउंड 8000 आ सकता है, लेकिन दिस इज नॉट अ मार्केट जहां मैं इंट्राडे में भी लॉन्ग करने की सलाह दूंगा। 8050 को चैलेंज करता हुआ दिखाई दिया है निफ्टी। रजत, आपकी क्या सलाह होगी? देखिए, मैं मोरलेस सिद्धार्थ का जो रीडिंग है उसी रीडिंग मेरा भी है कि बाउंस बैक जो आपने एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ज्यादा से ज्यादा 8120 टू अबाउट 8145 उसी के आसपास जा सकता है। इंस्टेड ऑफ गोइंग लॉन्ग इंटरडे ऊपर जाने से फिर उसी लेवल पे शॉर्ट पोजीशन लेना शायद बेहतर होगा। जैसा मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि एक बार शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, तो वो शॉर्ट कवरिंग कभी भी आए तो उस शॉर्ट कवरिंग को वेरी क्लोजली वॉच करके जब वो मोमेंटम टेपर ऑफ हो जाएगा उसी लेवल पे फिर से दोबारा डाउन साइड में शॉर्ट पोजीशन तैयार करना बेहतर होगा। इंट्राडे लॉन्ग करने से प्रॉब्लम यही होता है, वो लॉन्ग अपना हाथ से छूटता नहीं है और उल्टा शॉर्ट पोजीशन लेने का जो अपॉर्चुनिटी मिलने वाला था वो छूट जाता है। ओके, तो यहाँ पर लॉन्ग से तो फिलहाल दूर ही रहे। 8059 पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। निचले लेवल से हल्की सी रिकवरी जरूर आई है। कुछ काउंटर्स यहाँ पर हम देख रहे हैं बिग बॉयज में थोड़ा सा सहारा मिलता हुआ भारती एयरटेल। कल भी ये एक लोन रेंजर था जहां पर तेजी का मूव बना। एमएससीआई इंडेक्स में रीबैलेंसिंग 2.5% इसका वेटेज बढ़ गया है, तो हम गेसिंग यहाँ पर फंड्स कुछ थोड़े से बुलिश हुए हैं, लेकिन क्या 390-91 के आसपास एक रिटेल निवेशक को भी लेना चाहिए? आई थिंक नहीं, मुझे लग रहा है कि इस समय पे टेलीकॉम में जितने भी न्यूज आने थे, रनअप होना था, जो भी ऑक्शंस हो गए, उसके बाद आई थिंक नंबर्स भी आ गए, तो मुझे लग रहा है कि एक बार के लिए आप अवॉइड कर सकते हो। हमने हमेशा मेंटेन किया है कि आइडिया भारती से अगर बेटर स्टॉक लेना हो और प्योर इंडिया प्ले के हिसाब से प्लस रीजनेबल वैल्यूएशंस और मेरे हिसाब से वैल्यू एडेड सर्विसेज में उसके मार्जिन वगैरह भी सुधर रहे, तो आई थिंक आइडिया इज अ लॉट बेटर पिक देन भारती। भारती इस समय पे जैसे आपने कहा रिटेल निवेशक अवॉइड कर सकता है, लेकिन आइडिया में अपना एक्सपोजर धीरे धीरे बढ़ा सकता है। ओके, तो ये राय आती हुई भारती और आइडिया पर। टेलीकॉम स्टॉक्स पर हीरो मोटोकॉप थोड़ा सा पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है नतीजों के पहले। यहाँ पर चार्ट पर क्या लेवल अहम है रजत हीरो मोटोकॉप के लिए? ये हीरो मोटोकॉप जो है वो मेरे ख्याल से एक बार नीचे की तरफ मूवमेंट तो दे सकता है, बट द पॉइंट इज दैट इसमें कोई खास गिरावट होगा वो मैं नहीं, मुझको नहीं दिखता है। अगर गिरावट अगर आता है तो भी आपको देखना चाहिए कि 2300 का लेवल तोड़ता है या नहीं। अगर 2300 का लेवल तोड़ता है तो 2280 के आसपास एक छोटी सी सपोर्ट है, और इसमें 2300 के नीचे इन्वेस्टमेंट पोजीशन बनाने की कुछ एक्सपोजर लेना चाहिए, जिसमें आपका स्टॉप लॉस होगा 2190 के नीचे ऑन क्लोजिंग प्राइस बेसिस, बिकॉज ये
जितना गिर चुका है, एक बार इसमें 200-300 पॉइंट का बाउंस कभी भी आ सकता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपने इस लेवल पे शॉर्ट करेंगे तो डर ये है कि कोई कारण से ये 2375-2400 का लेवल तोड़ के ऊपर चलना चालू करे तो शॉर्ट कवरिंग रैली में वो 2500 के आसपास भी चला जाएगा। तो ऑन दी कॉन्ट्ररी थोड़ी सी रिकवरी की उम्मीद करके नीचे की लेवल पे एक बार बाई करे तो बेहतर रहेगा। डाउनसाइड लुक्स अ बिट लिमिटेड फ्रॉम हियर एटलीस्ट इन द इंटरिम। इस बीच रुपए पर नजर रखिए, आधे % तक की गिरावट आ चुकी है। 63.84 का लो बनाया है इसने और यहाँ पर भी वो कमजोरी का आलम बरकरार है। इसका आप इम्पैक्ट देखिए, TCS आधा % ऊपर, लेकिन माइंट्री, हेक्सावेयर जैसे काउंटर्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट आता हुआ दिखाई दिया है। सिद्धार्थ, क्या कुछ तेजी की पोजीशन आप ऐड करना चाहेंगे? लॉन्ग करेंगे क्या NIT काउंटर्स को? जी हाँ, बट नॉट द नेम्स विच यू टुक, माइंट्री या हेक्सावेयर नहीं। इन्फोसिस मुझे लगता है कि 1850 ये लेवल के नीचे से जाने का ज्यादा स्कोप नहीं है। दैट इज वन स्टॉक जो मैं गिरते हुए मार्केट में भी बाय करूंगा। विप्रो मुझे लगता है कि 515-520 का, इससे नीचे इसको ज्यादा डाउन साइड नहीं है, तो ये भी एक लार्ज कैप स्टॉक है जिसमें मैं बाय करूंगा। तो लार्ज कैप पे स्टिक करेंगे rather than मिड कैप स्टॉक लाइक माइंट्री और हेक्सावेयर। लेकिन ONGC के इंडिया यहाँ पर हल्की सी बढ़त देखने को मिल रही है। अगर कच्चे तेल में और पुल बैक आना है तो क्या आपको लग रहा है अब ONGC के ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगे? आई थिंक यस। और दूसरा एक वैल्यूएशन भी कहीं ना कहीं रॉक बॉटम हो गया था ONGC जैसे स्टॉक के लिए, तो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन थोड़ा आना था उसके लिए। एक वो हुआ, दूसरा साथ में जैसे आपने क्रूड ऑयल में एक बाउंस बैक अभी भी लोग थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से, तो इट्स अ डिसेंट प्ले। ये लेवल पे आपको लॉस के चांसेस कम है और आई थिंक रिवॉर्ड्स ज्यादा मिलने के चांस है। तो ONGC इज अ गुड पिक। केन अभी भी मेरा ग्रेट कन्विक्शन नहीं आ रहा है क्योंकि जिस तरह के नंबर्स वगैरह भी हमने ओवरऑल गुड के देखे थे, आई थिंक एक क्वार्टर और ये अंडर परफॉर्म कर सकता है। ONGC अगर कोई भी डिप मिलता है मार्केट में तो एक स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है और एक फंडामेंटली भी एक अच्छा रुझान बनने जा रहा है उसके लिए। ओके, ये राय आती इन शेयरों पर। लेकिन सीमेंट शॉर्ट कैंडिडेट है क्या सिद्धार्थ, और यदि हाँ तो कौन सा सीमेंट स्टॉक आप बेचना चाहेंगे? लास्ट वीक अनिल जी दे वर शॉर्ट कैंडिडेट व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट कि कौन सा सीमेंट स्टॉक अच्छा लग रहा है बाय करने के लिए। तो वी वर नॉट वोकल अबाउट बाइंग इट, और हम कह रहे थे कि इसमें लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। अब जब इतना सारा करेक्शन हो गया उसके बाद अगर हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, शॉर्ट पोजीशन बनी भी है सीमेंट में। अब देखो तो अंबुजा, ACC, इवन अल्ट्राटेक, ग्रासिम जैसे स्टॉक्स में काफी सारी शॉर्ट पोजीशन बनी है। तो कंटिन्यूएशन होगा गिरना इन स्टॉक्स में, लेकिन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इतना गिरने के बाद फ्रेश रिकमेंडेशंस देने के लिए। और इस बीच 200 पॉइंट के नुकसान के साथ बैंक निफ्टी कारोबार कर रहा है, पूरे 1% गवा चुका है ये इंडेक्स। मिड कैप इंडेक्स 100-125 पॉइंट की गिरावट के साथ कारोबार करता है और 8048 पर एक बार फिर निफ्टी दिख रहा है। यहाँ पर इंटरेस्ट आया है इन रिटेल काउंटर्स में। फ्यूचर रिटेल, पैंटलून फैशंस, फ्यूचर रिटेल का DVR टू बी प्रिसाइज, ये आउट परफॉर्म कर रहा है पिछले कुछ दिनों में। पैंटलून फैशन में 8% की तेजी बनती हुई दिखाई दी है। क्या वैल्यू है इन स्टॉक्स में? कुछ और मिड कैप काउंटर्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उनमें आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए उस पर करेंगे चर्चा। लेकिन फिलहाल हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। सेंसेक्स और निफ्टी पर नुकसान 50 अंकों का और मिड कैप इंडेक्स में 1.25% की गिरावट। तो ब्रॉडर मार्केट की गिरावट ज्यादा गहराती हुई नजर आ रही है अब, और बैंक निफ्टी भी 1% कमजोर है। स्मॉल कैप इंडेक्स में देखिए 0.5% के आसपास की कमजोरी। तो आज गिरावट सेंसेक्स निफ्टी में कम है, ब्रॉडर मार्केट में ज्यादा, कैश मार्केट में ज्यादा है। और एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए, वो ये कि कल की तेज गिरावट के बाद कई सारे कैश मार्केट के स्टॉक्स में, मार्जिन फंडिंग वाले स्टॉक्स में एक मार्जिन कॉल ट्रिगर होने का जो खतरा है उसके चलते यहाँ पर गिरावट ज्यादा दिख रही है। 250 स्टॉक आज मजबूत ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन साथ ही 850 से ज्यादा स्टॉक ऐसे हैं इस वक्त जो कमजोर ट्रेड करते हुए आपको नजर आएंगे। तो ये रुझान है इस वक्त का। हमारे तीनों एक्सपर्ट से विदा लेने का वक्त है। रजत बोस, देवांग मेहता और सिद्धार्थ भामरे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए आज सुबह पहला सौदा में। लेकिन अब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं पायनियर इन्वेस्ट कॉर्प के संदीप शेनॉय। संदीप, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। क्या वो लेवल्स आ गए हैं जहां पर आप खरीदारी शुरू कर देंगे, या फिर अभी और 4-5% की फॉल का इंतजार है आपको?
बाजार में जिस रफ्तार से कल गिरावट आई है तो स्वाभाविक है कि ये रफ्तार अभी तक बरकरार रहेगी। तो मैं ये कहूंगा कि शायद आपने सही फरमाया 2-3% का और एक शेव ऑफ या फॉल बाजार में हो सकता है, लेकिन ध्यान इस तरफ देना चाहिए कि संकेत जो आ रहे हैं हमारे नतीजों के दौर से उसके तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो जो रुझान उस तरफ से आ रहे हैं वो थोड़े मिले जुले है या थोड़े धीमापन का संकेत दे रहे हैं। तो मार्केट कुड बी अंडर प्रेशर, वॉलेटिलिटी तो काफी बरकरार रहेगी, लेकिन लंबी अवधि के निवेशक जो है उन्हें मुझे लगता है एक अच्छा अवसर मिल रहा है बाजार में प्रवेश करने के लिए, वो तो प्रवेश उनको करना ही चाहिए। मौका तो मिल रहा है लेकिन हिम्मत नहीं है। संदीप, किन लेवल्स पर आपको लग रहा है कि बाजार थोड़ा सा सेटल हो तो हिम्मत करें? 8000 के नीचे बढ़िया मौका रहेगा या फिर अभी आप कहेंगे 8038 के आसपास थोड़ी थोड़ी खरीदारी कर लें? कल करे सो आज करे सो अब। तो मैं यही कहूंगा कि लंबी अवधि के निवेशकों के लिए 200-300 पॉइंट निफ्टी में कुछ गिरावट आती है तो कोई मायना नहीं रखता, लेकिन हर्षदा जी आपने एक पॉइंट अच्छा कहा कि मानसिकता नहीं रहती। यू मे बी फाइनेंशियली एबल टू अफोर्ड बाइंग इनटू इट, इमोशनली नो, क्योंकि जब बाजार गिर जाते हैं सब हर इंसान ने एक तेजी का ही घोड़ा होता है, तो एक 100 पॉइंट निकल जाता है तो ऑल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बिकम शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। तो दैट्स अ ट्रेडिंग अप्रोच। बट एक बात पे ध्यान देना चाहिए कि विदेशी संस्थागत निवेशकों की रुचि जो है हमारे बाजार में कम होती हुई नजर नहीं आ रही, थोड़ी पॉज बटन दब चुका है, लेकिन इसके वजह से आपने इस किस्म का करप्शन या चॉपीनेस देखा तो मुझे लगता नहीं स्ट्रक्चरली हमारे बाजार में कोई बाधाएं हैं। सो यस, देयर कुड बी मे बी अप टिल 4-5% ड्रॉ डाउन इन द मार्केट इवन फ्रॉम द करंट लेवल्स, बट दैट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। अगर इस किस्म की वॉलेटिलिटी आप झेल नहीं पाते तो आपको अपने आप लंबी अवधि का निवेशक कहने का कोई हक नहीं है। सो यू आर जस्ट अ ट्रेडर, सो ट्रेडर्स कैन स्विंग एनीवे। संदीप, आपने कहा बाजार में बाधाएं नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बाधा तो यही दिख रही है कि रिजल्ट्स पर वो परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है, शायद एक और क्वार्टर के लिए जारी रहेगा। और एफआईआईज ने आप कह सकते हैं पूरा मन बना लिया कि वो इंडिया में वैल्यू नहीं देख रहे हैं, स्पेशली इंडेक्स में तो उनको कॉन्फिडेंस है ही नहीं। बाधाएं मैंने ये कहा कि स्ट्रक्चरल ग्रोथ, हर्षदा जी, ये ग्रोथ के एक्सपेक्टेशन में टोनिंग डाउन हो चुका है। पिछले अगर 1.5 महीने के पहले भी अगर आप देखेंगे तो सब लोग सेंसेक्स और निफ्टी कंपनीज में 20% का इजाफा देख रहे थे, ग्रोथ देख रहे थे, एंड दे वर ऑल सेइंग कि अपसाइड रिस्क है उसमें। थोड़े दिनों पहले सब लोगों ने 14-15% किया और विद डाउन साइड रिस्क। तो मैं ये बाजार की बाधा नहीं खेल रहा हूं, ये एनालिस्ट की नजरिए में कुछ खामियां थी। सो लास्ट ईयर FY15 का भी EPS जो सितंबर में था वो मार्च में सब लोगों का 70-80 रुपया घट गया है। सो बाजार जिस रुतबे से जा रहा है वही रुतबे से जा रहा है। ऑन अर्निंग फ्रंट, वैल्यूएशन फ्रंट में एक थोड़ा इट हैड रन अ बिट अहेड ऑफ फंडामेंटल्स, सो वो कन्वर्जेंस हो रहा है, तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। Estimation getting wrong is a different thing, but is market the earning growth delivering 14-15% ग्रोथ तो जरूर आ रहा है। तो उसमें अगर हम देखेंगे कि विदेशी संस्थागत निवेशक हमारा बाजार छोड़ के और कोई बाजार में जाएंगे तो मुझे लगता है ये काफी गलत रहेगा, क्योंकि 14-15% का इजाफा दिखाने वाले $2 ट्रिलियन इकोनॉमी आज के दिन में विश्व के स्तर पे बहुत कम जगह पे आपको मिलेंगे। तो FIIs आर नॉट गोइंग टू रन आउट ऑफ अवर कंट्री इन अ हरी। लेकिन ऐसे में संदीप, अगर यहां से 3-4-5% की और कमजोरी भी होती है तो कुछ स्टॉक्स आपने जरूर आइडेंटिफाई किए होंगे जो आप ये सोचते हैं कि हाँ एक अच्छा फॉल और हो जाए तो फिर मैं यहाँ खरीदारी करना शुरू करूंगा। आपकी टॉप 3 पिक्स इस बाजार में कौन सी होगी? मैं स्टॉक्स के बारे में बात नहीं करूंगा अनिल जी, लेकिन उन्हीं क्षेत्रों में आप निवेश कीजिए जिनके कैश फ्लोस में कोई बाधाएं आपको दिखाई नहीं दे रही है और जिनके ग्रोथ में स्पष्ट आपको ग्रोथ जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आप देख लीजिए, ऑटो में भी कुछ भी हो जाइए, लेकिन जो नंबर्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं छोटा हो या लाइक धीमा हो, लेकिन इजाफा तो जरूर दिखा रहे हैं। तो ग्रोथ, वेर एवर देर इज ग्रोथ एंड वेर एवर मार्जिन्स आर स्टेबल एंड सेफ, उन्हीं क्षेत्रों में मुझे लगता है निवेश करना चाहिए। और उसी स्तर से नजरिए से अगर आप देखेंगे तो ऑटो, आईटी, हालांकि आईटी में काफी आपने उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन द टॉप कंपनीज हैव स्टिल मैनेज टू शो अ डिसेंट अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी इन देयर अर्निंग्स। और हेल्थ केयर, जो भी हो जाए, हेल्थ केयर में अच्छा करेक्शन भी अगर आ जाए तो मुझे लगता है अर्निंग इंजन जो है इस क्षेत्र का, उनमें कोई दिक्कतें नहीं दिख रही है। सो इन 3 क्षेत्रों में अगर आप निवेश कीजिए, या तो टॉप एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम या तो बॉटम एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, मुझे लगता है आने वाले 2 या 3 तिमाहियों के नजरिए से अगर आप निवेश करेंगे तो आप हारेंगे नहीं।
यहाँ पर जो इस तरह की चाल रुपये में देखने को मिली है, लगातार वो वीकनेस का सिलसिला बरकरार रहा। क्या वो एक अच्छा ऑपरचुन माहौल पैदा कर रहा है टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए, या फिर यहाँ पर अब भी सेंटिमेंट नंबर्स के लिहाज से इतना बिगड़ा है कि वो कॉन्फिडेंस नहीं इन स्टॉक्स में तेजी की पोजीशन लेने का? जब संस्थागत निवेशक भारत की तरफ या हमारे बाजारों की तरफ देखते हैं, उनको दो पहलुओं पे लाइक उनकी सोच विचार जो है, द पिवट पॉइंट्स आर ऑन टू, एक करेंसी, दूसरा ग्रोथ। तो ग्रोथ अगर आप देखेंगे, करेंसी अगर 1-1.5 रुपया हिल भी गया, वीकन भी हो गया, तो इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर लॉन्गर टर्म बेसिस फॉर मोस्ट ऑफ आवर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री। और जो संस्थागत निवेशक जो आने की सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है उनको भी एक 3-4% का एक कॉम्पिटिटिव लेवल ऑफ एंट्री भी मिल सकता है, क्योंकि वीकनेस में एंट्री करने में उनको एक एडवांटेज भी रहता है ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस। तो मुझे लगता है यस, आपने सही कहा कि एक अगर वीकनेस जो आता है, और हमारा एक ही करेंसी जो है वो काफी हद तक स्टेबल रह चुका है डॉलर के तुलना में, तो एक अगर वीकनेस अगर आ जाता है तो द सेकेंड राउंड ऑफ बाइंग कुड कम एंड दैट्स गोइंग टू बैलेंस आउट एंड यू कुड सी हेवी वेट्स गेटिंग गेटिंग इंटरेस्ट फ्रॉम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स एट द करंट जंक्शन। ओके लेकिन एक और सेक्टर बैंकिंग का, जहां पर एक अच्छा करेक्शन हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि बैंकिंग शेयरों की गिरावट निफ्टी के मुकाबले में कम होती हुई दिख रही है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा है। ये बताएं कि संदीप, क्या बैंकिंग शेयरों में खरीदारी का मौका है? यदि हाँ, तो कहाँ आप पीएसयू खरीदेंगे या प्राइवेट बैंक्स? पीएसयू बैंक्स में पिछले कई सालों से सब लोग कह रहे हैं कि सुधरगत आ रही है, इंप्रूवमेंट आ रहे हैं, कहीं ना कहीं माहौल बदलता जा रहा है, लेकिन कुछ चेंज नहीं हो रहा है। नतीजों के आधार पे अगर आप देखेंगे तो देयर इज नो इंप्रूवमेंट हैपनिंग एंड आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू हैपन। और उनको रिकैपिटलाइज करने की एक अच्छी जरूरत आएगी। कितने हजारों करोड़ के मालूम नहीं, 15,000 करोड़ से लेके 1 लाख करोड़ तक के आंकड़े घूम रहे हैं बाजार में टू रिकैपिटलाइज पीएसयू बैंक्स ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर। किस तरीके से होगा, किस पैमाने पे होगा, किसी को अंदाजा नहीं है। बट बैंकिंग निफ्टी के बारे में अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग क्षेत्र जो है करीबन 20-22% है हमारे बाजार का कैपिटलाइजेशन में। तो इफ दैट सेक्टर डजंट डू वेल, द मार्केट ऑल्सो इज गोइंग टू रिमेन अंडर प्रेशर। और आज के दिन में बैंक निफ्टी जो है वो पूरा स्क्यूड है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के तरफ। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, यस दे हैव डन वेल, बट दे आर स्ट्रेनिंग एट देयर सीम। सो शायद ये क्षेत्र जो है आपको आउट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेगा, लेकिन आउट परफॉर्मेंस आएगा नहीं। और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में मुझे लगता है आप दूर रहेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि सुधरगत आने में कोई दूर दूर तक संकेत नहीं दिख रहे आज तक। और क्या दूर दूर तक संकेत इन हाई बीटा काउंटर्स, पावर कंपनियां, कैपिटल गुड्स में भी नहीं दिख रहे हैं सुधार के? क्योंकि इधर भी आप देखिए ऑर्डर बुक्स में कोई बदलाव तो हो नहीं रहा है। हालांकि ये एक स्पेस था जहां पर लोगों ने प्रीएम्प्ट जरूर किया, अहेड ऑफ द कर्व रहे कि अगर इकोनॉमी में सुधार आएगा तो इधर सबसे ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। वो स्क्रीन पर तो दिखा नहीं है संदीप। प्रीएम्प्टिव आपने सही वर्ड यूज किया हर्षदा जी, लेकिन जिस तरीके से ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और प्रीएम्प्टिव वे से सब लोगों ने टारगेट डाले थे, इंडेक्स के हो या सम ऑफ द हाई बीटा स्टॉक्स, वो कुछ खरे नहीं निकले। सो स्वाभाविक है कि टोनिंग डाउन हो रहा है, बट एट अ पर्टिकुलर लेवल दे ऑल बिकम वैल्यू स्टॉक्स। तो वैल्यू स्टॉक्स होने में अभी भी वक्त है, लेकिन ग्रोथ स्टॉक्स के नजरिए से देखेंगे तो दे आर कॉस्टली। तो कहीं ना कहीं एक त्रिशंकु के जोन में है ये सब कैपिटल गुड स्टॉक्स। तो इनमें आपको निवेशकों को रुचि आने में काफी वक्त लग सकता है। सो यू कैन इग्नोर द सेक्टर फॉर द टाइम बीइंग अनलेस दे बिकम अ वैल्यू प्रोपोजिशन विच इज क्वाइट सम टाइम अवे। और सीमेंट पर क्या राय रखते हैं आप इस वक्त? क्या मौके हैं निवेश के वहां पर? अगर कैपेक्स साइकिल पिकअप होना है तो सीमेंट में उसका सकारात्मक असर होएगा ही। लेकिन वन पॉइंट टू बी नोटेड अनिल जी, इस कई तिमाहियों के बाद या कई सालों के बाद आप एक नेगेटिव काइंड ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ दिख रहे हैं इनमें। तो एक कैपेसिटी एक्सपेंशन होने के बाद अगर आप देखेंगे ग्रोथ नहीं आ रहा है, तो इसका सबसे बड़ा प्रेशर जो है वो सेकंड और थर्ड रंग कंपनीज में आपको दिखाई देगा, क्योंकि दे आर गोइंग टू हैव स्ट्रांग प्रेशर ऑन रियलाइजेशन एंड देयर प्रॉफिटेबिलिटी कुड बी हर्ट वेरी बैडली। जो दिग्गज कंपनियां है, मुझे लगता है वो काफी हद तक ये टर्बुलेंट टाइम्स जो है दे विल बी एबल टू राइड ओवर इट, बट दे आर नॉट चीप। सो दे आर कॉस्टली बट दे मे नॉट फॉल एज मच। उनमें थोड़ी गिरावट आएगी। गिरावट में अगर आप दिग्गज सीमेंट कंपनियों में निवेश करेंगे तो आपको जो स्टेबिलिटी और अपसाइड आ जाएगी, तो उस वक्त ये दिस ऑल कुड टर्न आउट टू बी हाई बीटा प्लेस। सो यू कुड बी इन अ प्रॉफिटेबल ट्रेड देयर। आपने शुरुआत में कहा ऑटो, आईटी और फार्मा में खरीदारी का मौका है। फार्मा में क्योंकि वैल्यूएशंस इतने काफी
भाग चुके थे, तो आपको क्या लग रहा है पिछले दिनों के करेक्शन में अब ये काउंटर्स अट्रैक्टिव हो गए हैं, या फिर यहां पर आपको लग रहा है कुछ और करेक्टिव मूव आएगा तब ये स्टॉक्स और भी अट्रैक्टिव हो जाएंगे? हर्षदा जी, साइज, प्रेडिक्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, इन्हीं तीन दायरों में बाजार निवेशकों की रुचि घूमती रहेगी। अगर कहेंगे हेल्थ केयर तो काफी कंपनियों के हित में साइज और प्रेडिक्टेबिलिटी है, और अगर दूसरे या तीसरे श्रेणी की कंपनियों अगर आप देखेंगे उनके हित में ग्रोथ भी है। तो भले ग्रोथ थोड़ा कम हो जाए लेकिन सम ग्रोथ इज देयर एंड प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ कैश फ्लो इज देयर। करेक्शन हो चुका है एंड द स्टॉक्स आर नॉट चीप, बट दे आर नॉट चीप फॉर अ रीजन, क्योंकि उनके हित में प्रेडिक्टेबिलिटी और ग्रोथ दिख रहा है। तो मुझे लगता है यस, करेक्शन हो चुका है, लेकिन वो करेक्शन के आधार पे अगर आप देखेंगे तो निवेशकों को निवेश का एक मौका भी मिल रहा है। आने वाले 1 या 2 सालों तक अगर आप देखेंगे तो इनके ग्रोथ इंजिन्स में कोई प्रॉब्लम्स नहीं दिख रहे। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो संस्थागत निवेशक हो या जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हो, स्लोली एंड स्टडीली दे विल कम बैक टू दिस प्रेडिक्टेबल सेक्टर्स। ओके, एफएमसीजी शेयरों पर क्या राय रखते हैं आप इस वक्त? क्या बेमौसम बरसात और कमजोर मानसून इस प्राइसेस में सब कुछ आ चुका है और बाजार इसे पचा चुका है? क्या गिरावट में आप खरीदारी का मौका देख रहे हैं या फिर दूर रहेंगे आप इस वक्त? फंडामेंटल के तौर पे टोनिंग डाउन ऑफ एक्सपेक्टेशन हो चुका है अनिल जी, लेकिन अगर बाकी के जो अपने एक्सट्रेनियस फैक्टर्स बोले, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मौसम में काफी प्रॉब्लम्स हो चुके हैं, क्रॉप पैटर्न्स में भी हो चुके हैं, तो ये बड़े रूरल मार्केट्स में एक नॉइस फ्लो जो रहता है या न्यूज फ्लो जो रहता है कि ये काफी खराब हो चुका है और परचेसिंग पावर ऑफ रूरल इंडिया इज गोइंग टू गेट इंपैक्टेड। जब इस किस्म के न्यूज आ जाते हैं तो स्वाभाविक है कि एफएमसीजी काउंटर्स या रूरल फोकस कंपनीज है उनमें आप प्रेशर देखेंगे। कितना सही निकलेगा और कितना इंपैक्टफुल निकलेगा इस पे हम आज के दिन में कुछ राय नहीं बना सकते, बट यस, करेक्शन कुड बी देयर, बट इट कुड बी 4 to 5% करेक्शन। सो दिग्गज जो कंपनियां है तो मुझे लगता है वो काफी डाइवर्सिफाइड हो चुके हैं, और एफएमसीजी में भी थोड़े कंपनीज है जो वो आर मोर और लेस रेजिलियंट टू स्लो डाउन इन रूरल मार्केट्स। तो उस किस्म के कंपनियों में अगर आप निवेश करेंगे आने वाले गिरावट में तो मुझे लगता है आप फायदे में रह सकते हैं। बट ये क्षेत्र जो है इसको टू बिकम इन्वेस्टर्स फेवरेट, मुझे लगता है ये जो पूरा मानसून सीजन का इफेक्ट निकलने के बाद ही हो जाएगा, एंड दैट कुड बी अ क्वार्टर और सो अवे। तो मॉनसून सीजन के बाद ही एफएमसीजी कंपनियों की तस्वीर बेहतर दिखेगी, तब उस समय विचार करें। यहाँ पर 4 से 5% का करेक्शन अब भी संभव है। संदीप, कच्चे तेल में जिस तरह का पुलबैक आया है, ये इस साल के लो से लगभग 50% तक की बढ़त दिखा चुका है। ऐसे में क्या ऑयल सेक्टर में स्पेशली रिफाइनिंग कंपनियां अब अट्रैक्टिव होने लगी हैं, और उसके सामने क्या फिर आप ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से एग्जिट करके इन रिफाइनरीज की तरफ फोकस शिफ्ट करेंगे? क्या वो एक प्रोबेबल प्ले है इस मार्केट में जो पैसा कमा के देगा? हर्षदा जी, मुझे लगता है ये कच्चे तेलों की गिरावट में हमने काफी कैलकुलेशन सब लोगों ने किए थे कि इससे क्या इंप्रूवमेंट आ जाएगा। कुछ ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। सब्सिडी के बारे में हम बात कर रहे हैं लेकिन उसके ऊपर भी पॉइंटर्स आउट नहीं मिल रहे। तो पिछले कई सालों से ऑयल मार्केटिंग कंपनी या रिफाइनिंग कंपनी इसमें आज सुधरगत आ जाएगी, कुछ पॉलिसी चेंजेस आ जाएगी, कच्चे तेलों के दामों में घटत आ जाएगी। एवरीबडी हैज बीन ट्राइंग टू प्ले ऑन इट बट दे आर नॉट गेटिंग द साइकिल राइट। तो मैं ये कहूंगा कि प्लेइंग विथ प्रोबेबिलिटी राइट नाउ एज ऑफ डेट की अगर ए हो गया तो बी होगा, बी होने के बाद सी होगा, तब हमको फायदा होगा। इस आधारशिला पे निवेश करना आज के दिन में मुनासिब नहीं रहेगा। सो बेटर स्टे अवे फ्रॉम प्लेइंग विथ प्रोबेबिलिटीज एट द करंट जंक्चर। एक और स्पेस जो ग्लोबल मार्केट्स की वजह से एक्शन में है वो है मेटल्स की। क्या लग रहा है आपको, क्या ग्लोबल रिकवरी की उम्मीद में मेटल शेयरों में खरीदारी करने का मौका है या फिर दूर रहेंगे? किस तरह की सिचुएशन मेटल शेयरों के लिए है इस वक्त? इनमें एक ट्रेड मिल रहा है आपको अनिल जी। अगर आप देखेंगे तो कभी भी चाइना का डंपिंग स्टार्ट हो सकता है और डंपिंग हुआ तो डंपिंग ड्यूटीज भी लग सकते हैं। बट इस न्यूज फ्लोस में सब लोग ट्रेड प्ले कर रहे हैं कि चाइना डंपिंग विल स्टॉप एंड द प्राइसिंग इंप्रूवमेंट विल कम और डिमांड इंप्रूवमेंट विल कम। 3 पहलुओं पे अगर आप कॉल लेना चाहते हैं, द प्राइसिंग, द डिमांड एंड डंपिंग फ्रॉम चाइना,
तो मुझे लगता नहीं इन तीनों वेरिएबल्स को आप एक साथ अगर कॉल लेके तीनों अगर हमारे हित में है तो निवेश करेंगे. It's again, you are trying to play too much with factors which we have got no predictability upon. Because कल चाइना में क्या होगा या जिंक प्राइसेस या स्टील प्राइसेस इंटरनेशनली किस तरीके से घूमेंगे, इसके ऊपर किसी को टू गेट अ एस्टिमेट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. तो मैं यही कहूंगा, सेफ एंड स्टडी सेक्टर्स में आप निवेश कीजिए. ये ब्रेव हार्ट ट्रेड्स हो जाएंगे, ये जिगर वाले लोगों का ही क्षेत्र रहेगा, तो उनको ही उनमें ट्रेड कीजिए. लाइक सेफ इन्वेस्टर शुड स्टे अवे फ्रॉम इट. बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, आपका हमारे लिए वक्त निकालकर आज बाजार सेक्टर्स पर अपनी राय देने के लिए. इस बीच बाजार ने एक स्मार्ट रिकवरी देने की कोशिश की. सेंसेक्स हरे निशान में लौटने की कोशिश करता हुआ महज 10 अंकों का नुकसान है. निफ्टी 20 अंक नीचे है. हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में कमजोरी का रुझान अब भी बरकरार है, अच्छी खासी कमजोरी, और बैंक निफ्टी भी कमजोर है. तो ब्रॉडर मार्केट जरूर आज प्रेशर में, लेकिन दिग्गजों में थोड़ी बहुत खरीदारी लौटती हुई दिख रही है, और ये एक अच्छा संकेत है बाजार की सेहत के लिए. और इसे लीड करते हुए दो दिग्गज टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, इनफैक्ट आईटी स्टॉक्स जो रुपए की कमजोरी का फायदा उठाकर यहां से खरीदारी की शुरुआत होती दिखी है. और नतीजों के ठीक पहले हीरो मोटोकॉर्प 1% ऊपर. लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे साथ बाजार के एक और जाने माने दिग्गज जुड़ेंगे, डायमेंशन कंसल्टिंग के सीईओ अजय श्रीवास्तव. बाजार में थोड़ी सी रिकवरी के संकेत आते हुए दिख रहे हैं. अब हरे निशान में लौटता हुआ सेंसेक्स और निफ्टी अब 15 अंक नीचे है. आज की रेंज बता दूं आपको, जिस तरह का कारोबार किया है बाजार ने. सेंसेक्स में 26,570 का लो बनाने के बाद हम 26,740 पर, यानी कि लगभग 2.25 पॉइंट की रिकवरी सेंसेक्स में लोअर लेवल से हुई है. और निफ्टी पर अगर आप नजर डालें तो निफ्टी पर हमने लो बनाया है 8035 समझ लें, और वहां से लगभग 50 अंकों की रिकवरी निफ्टी ने दी है. तो निफ्टी भी दिन के हाई पॉइंट की तरफ आता हुआ दिख रहा है, और सेंसेक्स अब हरे निशान में आता हुआ दिख रहा है. तो एक अच्छी रिकवरी आती हुई दिखी है, लेकिन कितनी टिकाऊ है रिकवरी और बाजार का डायरेक्शन क्या रहेगा, क्या खरीदारी के मौके आ चुके हैं या इंतजार करें, ढेर सारे सवाल हैं जिनके जवाब आप लेना चाहते हैं. हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज डायमेंशन कंसल्टिंग के सीईओ अजय श्रीवास्तव कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं. अजय जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर. क्या समझा जाए, ये 8,000 के लेवल के आसपास जो निफ्टी थोड़ा रुकने की कोशिश कर रहा है, ये एक होल्ड है, जर्नी अभी नीचे की काफी बाकी है? नहीं, काफी तो मैं नहीं कहूंगा कि काफी बाकी है, बट हाँ 200-300 पॉइंट तो किसी भी टाइम पे ये निफ्टी दे सकती है. बट अभी जो मेजर जो सेल ऑफ जो हमें अभी आया नहीं है, जो आएगा या आ सकता है अनिल जी, वो है जो स्मॉल और जो मिड कैप के अंदर में है. बिकॉज वहां पे अभी भी इतनी सेलिंग नहीं आई है, और वहां पे लोकल इन्वेस्टर है. कैपिटलेशन जब होगा, जब वहां पे सेल ऑफ आएगा, उसके बाद में मार्केट थोड़ी सी और फिर स्टेबल होगी एंट्री के लिए. अभी आप इक्का दुक्का स्टॉक अपना चुना स्टॉक जो आप चाहते थे खरीदना, जो इतना एक्सपेंसिव हो गया था, वो आप खरीद सकते हैं. बट अगर मेजर मार्केट एंट्री करनी है तो अभी टाइम नहीं है. और उसका रीजन है कि शेयर प्राइस गिरना अकेला एक रीजन नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए. कुछ इकोनॉमिक फंडामेंटल में, ग्लोबल में, मार्केट में कुछ तो चेंज होना चाहिए जिससे हमें कंफर्ट लगे कि ठीक है अब हम सही रास्ते चल पड़े हैं. आई थिंक वहां से हमारे को रैली शुरू करनी है, ना कि एक शेयर 20% गिर गया है. ओके. तो अजय जी, फिर ऐसी सिचुएशन में ये बताइए कि वो कौन सा ट्रिगर होगा जिसके बेसिस पर आप खरीदारी शुरू करेंगे? क्या एक अच्छा फॉल हो जाए यहाँ से 5-7% का, फिर लेवल से अट्रैक्टिव हो जाए, या फिर कोई न्यूज फ्लो के लिहाज से या एक्शन के लिहाज से कोई ट्रिगर होगा जिस पर आपकी नजर है? आई थिंक 2 ट्रिगर्स हैं मेरे हिसाब से. सबसे बड़ा ट्रिगर तो हमारा है ग्लोबल लिक्विडिटी का, कि जब तक वो वापस आती नजर नहीं आती है, जब तक हमारी सेलिंग बॉन्ड मार्केट के अंदर में, ओवरसीज इन्वेस्टर्स की या इक्विटी मार्केट में चल रही है, तब तक ये ट्रिगर बड़ा मुश्किल है आना मार्केट के अंदर में. अगर हम मार्केट को देखें अनिल, क्यों बढ़ी थी मार्केट पहले और किसने बढ़ाई थी इस मार्केट को, तो सबसे बड़ा ट्रिगर था ग्लोबल इक्विटी इन्वेस्टर एफआई फ्लोज जो आ रही थी इस कंट्री में, वो मार्केट के ऊपर ले गए थे. अगर वो फ्लो रिवर्स हो रहा है तो डोमेस्टिक मार्केट में कैपेबिलिटी नहीं है कि मार्केट को होल्ड कर सके या वापस ले जा सके. तो आई थिंक पहला ट्रिगर है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स का वापस आना, और पहला ये सेलिंग का रुकना. आई थिंक जब ये सेलिंग रुकेगी थोड़े दिन और थोड़ा वापस आएगा, तब आपको लगेगा कि मार्केट स्टेबल है. एक नंबर 2 है कि गवर्नमेंट की जो प्रक्रिया है कि पॉलिसी है, ग्राउंड लेवल पॉलिसीज इश्यूज हैं, उस पर एक एडमिशन हो जाए कि ठीक है कि देर की प्रॉब्लम तो है, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. अभी क्या है, सरकार कह रही है कि प्रॉब्लम ही नहीं है,
तो सबको घबराहट होती है कि प्रॉब्लम ही नहीं है तो सॉल्व कैसे होगी। एक एडमिशन हो जाए कि ठीक है, हाँ हमने एक साल में काफी कुछ किया, बहुत कुछ करना बाकी रह गया, तो उसको हम कर सकते हैं। तीसरा है आरबीआई गवर्नर का स्टैंड। सबसे बड़ा मुझे लगता है कि इसमें जो रोल रहा है आरबीआई गवर्नर का रहा है, जिसने हमें बहुत प्रोमिसेस किए थे वो, लेकिन उसको अखबार में नहीं लेते क्योंकि पॉलिटिकल न्यूज आपके लिए काफी ज्यादा महत्व रखती है। बट आरबीआई का जो रोल आप देखेंगे, आरबीआई ने कोई गवर्नमेंट पे बैंक्स के ऊपर में प्रेशर नहीं डाला लेंडिंग के लिए, इंटरेस्ट रिडक्शन नहीं हुए, सीआरआर काटा 3 बार उसने, लेकिन पब्लिक को कोई बेनिफिट नहीं मिला। जितनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी थी, आरबीआई गवर्नर ने कहा कि इनका कोई डिवाइन राइट नहीं है इनका रहने का प्रमोटर का, पर उन्होंने किया क्या, सीडीआर में कम से कम इक्विटी लानी पड़ती थी, अब तो 525 रूल में इक्विटी भी लानी नहीं है। 25 साल तक आप चलाइए इस कंपनी को बिना किसी हिचक के, फॉरगेट इक्विटी लाने के, बैंक और पैसा दे रही है। आपने देखा स्टील कंपनी में बैंक ने और पैसा डाला, बल्कि स्मॉल इंडस्ट्रीज को आपने बिल्कुल अलग कर दिया, उसको क्रेडिट नहीं दिया, उसके अगेंस्ट सरफेसी कर दिया, बड़ी कंपनी को छोड़ दिया आपने। तो जो आरबीआई का रोल है इंटरेस्ट रेट पे, लिक्विडिटी पे, लेंडिंग पे, रिकवरीज पे, इसको बहुत नजरअंदाज किया है मार्केट ने और हम लोगों ने, बट इसका इंपैक्ट अब आ रहा है मार्केट के अंदर में, बिकॉज लोग के पास पैसा नहीं है बिजनेस चलाने के लिए, और आरबीआई गवर्नर का रोल इसमें आई थिंक बिल्कुल चेंज होगा, तब ये इकॉनमी मूव करेगी। गवर्नमेंट अकेले से इकॉनमी नहीं मूव हो सकती। तो अब क्या वो नियर टर्म में आपको दिख रहा है आरबीआई की ओर से पॉजिटिव एक्शन आएंगे और फिर रिकवरी लौटेगी, या फिर काफी इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, हम तो उम्मीद वाले आदमी हैं, मार्केट में वरना रहते ही नहीं, मार्केट में हम डिबेंचर खरीद के बैठ जाते। हमें तो उम्मीद यही है कि कि गवर्नमेंट में रियलाइजेशन आ रही है या आ चुकी है कि प्रॉब्लम है, आरबीआई गवर्नर पे प्रेशर पड़ना चाहिए और उनको अकाउंटेबल होना चाहिए। सी, आप गवर्नमेंट को तो अकाउंटेबल मान लेते हैं, मिनिस्टर से पूछ लेते हैं, सब पूछ लेते हैं, आरबीआई गवर्नर की क्या अकाउंटेबिलिटी है आज, जिससे पूछा जाए कि आपने कैसे सारी बड़ी कंपनी को छोड़ दिया और सब छोटी कंपनी को आप सरफेसी में ले जा रहे हैं जो एम्प्लॉयमेंट देती है, कैसे किया आपने, क्या रूल बनाया, प्रायोरिटी सेक्टर का चेंज आपने किया, जिसका मतलब था कि जो आपको जो लोअर वर्ग के आदमी इनको क्रेडिट मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा, इंस्टीट्यूशन क्रेडिट दे दीजिए आप। ये आरबीआई गवर्नर ने अपने आप चेंज कर दिया। ये जो पॉलिसी इश्यूज आ रहे हैं ये तो गवर्नमेंट के अंदर में नहीं आते, इसको पूछता भी कोई नहीं है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक डायलॉग बढ़ेगा, गवर्नमेंट का प्रेशर आएगा और हमें तो पूरी उम्मीद है कि आरबीआई को अपना स्टैंड चेंज करना ही पड़ेगा इसके ऊपर में। तो ऐसे में अजय जी, क्या कहीं कोई आपको इन्वेस्टमेंट के मौके दिखते हैं? यदि हाँ तो कौन से सेक्टर्स हैं आपके रडार पर? भैया बड़ा सिंपल, अभी सवेरे आपके चैनल पे बात कर रहे थे, हमने कहा था कि जो रुपए डिप्रिशिएट हो रहा है उसका डायरेक्ट इंपैक्ट 2 तरह की कंपनी को मिलेगा। एक है आपका आईटी कंपनीज को मिलेगा और एक है जो फार्मा कंपनी जो एक्सपोर्ट करती है, दोनों को बेनिफिट मिलेगा। ये दोनों सेक्टर ऐसे हैं जो इस काउंटर सिक्लिकल मार्केट के अंदर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं और आप उसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। हर चीज जो कुछ गिरेगी तो किसी का भला भी होगा उसके अंदर में। ये रुपए का गिरने से आई थिंक 2 सेक्टर भला हो गया है, आईटी कंपनी का भला हो गया है, फार्मा कंपनी का भला हो गया है। बिल्कुल, तो ये 2 सेक्टर हैं जहां पर इस बाजार की कमजोरी में खरीदारी के मौके हैं। शुक्रिया अजय जी आपका हमारे साथ जुड़कर आज बेबाक राय देने पर बाजार पर और सारे सेक्टर पर। इस बीच बाजार ने कमजोर शुरुआत के बाद थोड़ा सा उतार चढ़ाव का रुझान दिखाया है। रिकवरी की कोशिश होती दिख रही है दिग्गजों की, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में दबाव अब भी बरकरार है। इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग सेशन होगा आज का, लेकिन पहला 16 में फिलहाल आज के लिए इतना ही। लेकिन ब्रेक के बाद नजर रहेंगी कि कमोडिटी मार्केट की शुरुआत कैसी रहती है। आज देखिए सोने में बिकवाली हावी है और कच्चे तेल में हल्का सा बाउंस के बाद मुनाफा वसूली का दौर भी शुरू होता हुआ दिखाई दिया है। तो क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए भारतीय ट्रेड के लिहाज से, उस पर रखेंगे नजर ब्रेक के बाद। नमस्कार।